बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होने वाले कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल में कराची ब्लूज़ ने दिफाई चैंपियन सियालकोट को 218 रन से शिकस्त देकर शानदार अंदाज में अपना 10वां और कराची के लिए 22वां टाइटल जीत लिया। 533 रन के नामुमकिन हदफ के ताक़ुब में सियालकोट ने आखिरी रोज़ 12 रन बगैर किसी नुकसान के खेल का आगाज़ किया, मगर पूरी टीम अपनी दूसरी इनिंग में 314 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। अगरचे अफजाल मंजूर, अब्दुल्ला शफीक और हमजा ने निफ सेंचुरियाँ बनाई, मगर कराची के फास्ट बॉलर साकिब खान ने एक और तबाहकुन स्पेल कर डाला। साकिब खान ने टूर्नामेंट में तीसरी मरतबा 5 विकेटों का हुसूल यकीनी बनाया और मजमूई तौर पर 47 विकेटें लेकर कराची की फतह में मरकज़ी किरदार अदा किया। सियालकोट की मुज़ामत उस वक्त टूटी जब अफजाल और हमजा की 112 रन की शराकत को रमीज़ अजीज़ ने ख़त्म किया, जिसके बाद बाकी बैटर सिर्फ 58 रन का इजाफा ही कर सके। मैच में साकिब खान ने मजमूई तौर पर 8 विकेटें अपने नाम की, जबकि मुश्ताक अहमद और रमीज़ अजीज़ ने 2-2 शिकार किए। यूँ कराची ब्लूज़ ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए एक और कौमी एजाज़ अपने नाम कर लिया। ट्रॉफ़ी के साथ कराची ने 75 लाख रुपए की इनामी रकम भी हासिल की, जबकि रनर्स अप सियालकोट को 40 लाख रुपए मिले। फाइनल के बेहतरीन खिलाड़ी अब्दुल्ला फजल को 1 लाख रुपए का इनाम दिया गया। बेहतरीन बॉलर अली उस्मान और टूर्नामेंट के बेहतरीन बैटर, विकेट कीपर और पाकिस्तान के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहने वाले साद बेग ने फिर 2.5 लाख रुपए का इनाम अपने नाम किया। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में कराची के लिए 22वां टाइटल जीतने में जहां मिर्ज़ा साद बेग और साकिब खान ने मरकज़ी किरदार निभाया, वहीं उनके कोच इकबाल इमाम का किरदार भी नहायत अहम रहा, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। खुशामदीद कहते हैं इकबाल इमाम साहब आपको। और इससे पहले कि मैं आपसे गुफ्तगू की शुरुआत करूं, कुछ आपके हवाले से बात कर लेते हैं। अपने देखने वालों को बता देते हैं कि इकबाल इमाम 147 फर्स्ट क्लास मैचों का तजुर्बा रखते हैं, जिसमें उनके रन्स की तादाद 6249 रही। फर्स्ट क्लास के बाद उन्होंने कोचिंग की तरफ रुख किया और 2013 में लेवल 3 कोर्स किया और फिर इंग्लैंड से लेवल 4 कोचिंग कोर्स पास किया। 12 साल तक वो हैदराबाद रीजन के हेड कोच रहे। इसके बाद 2013 में उन्हें दौरा केनिया में पाकिस्तान अंडर 19 टीम का कोच मुकर्रर किया गया। 2019 से 2020 में इकबाल इमाम पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम के साथ बतौर बैटिंग कोच मुंसलिक रहे और 2019 की ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप में वो पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम के हेड कोच की जिम्मेदारियाँ भी अदा कर चुके हैं और अब वो 2 साल से कराची रीजन के हेड कोच के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। तो इकबाल इमाम साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि बैनुल अक़वामी क्रिकेट से डोमेस्टिक क्रिकेट का सफ़र, और एक बार फिर आपने साबित किया कि बेहतरीन परफॉर्मेंस होती है और आपकी कोचिंग में कराची की टीम जो है वो एक बार फिर कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी की चैम्पियन बन गई। जी बिल्कुल, इसमें सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि उन्होंने कराची की टीम को ये इज़्ज़त दी। और इसमें लाजमी जब आप कोई इवेंट खेलने जाते हैं तो उसके लिए आपकी मेहनत बहुत अहम होती है। तो इस टूर्नामेंट से, क्योंकि लास्ट ईयर हमारी टीम की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, तो हमने इस बार जो है 40 दिन का हमने अपना एक कैंप लगाया, जिसमें मेरे साथ सरफराज अहमद ने बड़ा काम किया और हमने उस 40 दिन के कैंप में इनकी ट्रेनिंग पे, फिज़िकल ट्रेनिंग पे काफ़ी वर्क किया, जिसकी वजह से, क्योंकि हमने कंटिन्यूसली 15 मैचेस खेले और हमारा कोई प्लेयर इंजर्ड वगैरह नहीं हुआ, तो वो जो 40 दिन का कैंप था, जो हार्ड वर्किंग थी, उसका रिज़ल्ट ये ट्रॉफ़ी की सूरत में आया। इकबाल इमाम साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाता हूँ और हमारे टेस्ट फास्ट बॉलर हैं क्रिकेट के सिकंदर बख्श साहब एतराज़ करते हैं, सवाल उठाते हैं, तशवीश का इजहार करते हैं कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में आपने सरफराज अहमद को कैसे खिला दिया। हालांकि आपके पास उस्मान खान थे, आपके पास मिर्ज़ा साद बेग थे, आपके पास जो है वो गाजी गौरी थे। देखिए, एक ही मैच में ये तीनों हमारे पास, एक टीम में हम 25 प्लेयर्स में थे, हमने 3 विकेट कीपर रखे थे। गाजी गौरी थे, साद बेग थे और उस्मान खान थे। उस्मान खान नेशनल ड्यूटी पे चले गए और एक ही मैच में जो है गाजी गौरी और साद बेग की, गाजी गौरी की उंगली फ्रैक्चर हो गई और साद बेग के जो है ना टिशू फट गए थे, तो वो कीपिंग नहीं कर सकते थे। एक मैच के लिए हमें एक प्लेयर चाहिए था, जो PCB ने हमें सरफराज को, क्योंकि हमारे पास वो 25 प्लेयर में थे सरफराज, तो इसलिए उनको एक मैच के लिए मैंने रिक्वेस्ट की कि आप एक मैच में आ जाएं। तो उससे हमारी टीम को फ़ायदा भी ये हुआ कि हम वो वाला मैच भी जीते। अगर हम किसी इंजर्ड को प्लेयर को खिलाते तो उसके लिए और नुकसानदेह होता। अच्छा, मैं ख़ास तौर पर इकबाल इमाम साहब आपकी तवज्जो
रखना चाहूँगा और अपने देखने वालों की तवज्जो भी हासिल करना चाहूँगा कि सियालकोट जो डिफेंडिंग चैंपियन थी, उनके पास हसन अली हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2025-26 में मौजूद हैं, अभी यूएई में मौजूद थे ट्राई सीरीज़ और एशिया कप में पाकिस्तान टीम के साथ। हसनैन जो कि हैदराबाद के बड़े अच्छे फास्ट बॉलर हैं, वो कराची से नहीं खेले, इसका भी जवाब दे दीजिएगा। वो सियालकोट से खेल रहे थे। फिर मोहम्मद अली जो पाकिस्तान के लिए जो हैं टेस्ट मैच खेले हैं और वाइट बॉल क्रिकेट खेले हैं, वो एक तरफ मौजूद थे सियालकोट की टीम में। और आपके पास जो फास्ट बॉलर थे मोहम्मद उमर, मुश्ताक कलोड़ो और उसके बाद साकिब खान, उन्होंने कदाफी स्टेडियम की पिच पर जो लाइन लेंथ के साथ फास्ट बॉलिंग की, वहाँ पर इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले फास्ट बॉलर नहीं कर सके। देखिए, इसमें जो हसनैन, जो आपने सवाल किया हसनैन जो है हैदराबाद से खेले थे इस मरतबा, तो जो पूल पीसीबी ने बनाया था जो गेस्ट प्लेयर का, उसमें उनको पहले सियालकोट ने पिक कर लिया था, इस वजह से वो सियालकोट से खेले। और जो हमारे ये तीनों फास्ट बॉलर थे, क्योंकि जो हमारा फाइनल में जो मैच हुआ ये ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे हुआ है, जिसमें अच्छा खासी गेंद बाउंस कर रहा था, तो जैसे साकिब खान और मोहम्मद उमर एक सीम को हिट करते हैं तो उससे हमारी टीम को बहुत एडवांटेज हुआ, क्योंकि बॉल अच्छा सीम हिट हो रहा था और थ्रू आउट द टूर्नामेंट दोनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। फिर मुश्ताक कलोड़ो ने उनको सपोर्ट की, तो इसलिए, और वो जो वहाँ पे जो हमारे जो बैट्समैन थे शान मसूद और साद बेग, उन्होंने, और अब्दुल्ला फजल, इन लोगों ने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की। और ख़ास तौर पे मैं जो जिसका डेब्यू हुआ था इस सीज़न में हारून अरशद, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेले, क्योंकि फ्रंट फुट पे खेलना मुश्किल था, तो हमारे बैट्समैन थोड़ा सा बैक फुट पे खेल रहे थे, इसलिए हमें ज़्यादा एडवांटेज हुआ इस पिच पे। और एक अच्छा, और क्योंकि और हमें बॉलिंग में भी इसलिए एडवांटेज हो रहा था क्योंकि हमारे पास जो कैप्टन थे सऊद शकील, तो वो उनको बहुत अच्छा लेके चले थ्रू आउट द टूर्नामेंट। सऊद ने हमें हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी से सऊद ने इस टीम को लेके चला है और हमने वो क्वालिफाई किया वहाँ से। फिर हम थ्रू आउट द टूर्नामेंट इसमें ये सऊद शकील ने बहुत अच्छी कप्तानी की और बहुत ही ईजी लड़कों को रखा, जिसकी वजह से ये रिज़ल्ट आया। इकबाल इमाम साहब, पाकिस्तान की सतह पर आप कोचिंग कर चुके हैं, बैनुल अक़वामी कोचिंग में आपका नाम है, ये कामयाबी कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी की फ़तह आपके लिए क्या मानी रखती है? देखिए, ये बहुत ही अहम मेरे लिए सीज़न था, क्योंकि लास्ट ईयर हमारी टीम 12वें और 13वें नंबर पे आई थी और उससे एक साल पहले मैं ही इस टीम का कोच था, तो सारे इवेंट हमने जीते थे। तो एक साल में हम थोड़ी सी हमारी परफॉर्मेंस 19-20 हुई, जिसकी वजह से हमारे, क्योंकि प्लेयर उस वक्त अवेलेबल नहीं थे, नेशनल ड्यूटी पे गए हुए थे, तो उसकी वजह से हम 12वें-13वें नंबर पे आए और हमें क्वालिफाई राउंड खेलना पड़ा। तो ये साल बहुत अहम था, इसी वजह से हमने सारी चीज़ें करके कि 40 दिन का पहले कैंप लगाया। और इसमें जो हमारे रीजन के प्रेसिडेंट हैं नदीम उमर साहब, उन्होंने बड़ी सपोर्ट की। जब मैंने बोला मुझे 40 दिन का कैंप चाहिए, तो उन्होंने 40 दिन का कैंप मुझे दिया और उसकी वजह से, जैसे मैंने पहले ही बोला, कि लड़कों की फ़िटनेस बेहतर हुई और उन्होंने इस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म किया। आपने नदीम उमर साहब की बात की और नदीम उमर साहब कराची में क्रिकेट के हवाले से किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और जो काम उन्होंने किया है कराची में क्रिकेट के हवाले से वो कराची क्रिकेट वाले ही जानते हैं। सुपर लीग की फ्रेंचाइज 2019 की चैम्पियन, कोयटा ग्लैडिएटर के ओनर हैं नदीम उमर साहब, खुशामदीद कहूँगा। और ये क्या हो गया, कराची की टीम कहीं थी नहीं और कराची की टीम कायद-ए-आज़म की चैम्पियन बन गई बतौर सदर कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन। नदीम उमर क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम याहिया भाई और इकबाल भाई बैठे हैं शायद आपके साथ। जी बिल्कुल। तो सबको सलाम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि जो गड़बड़ हो जाती है अगर हम नहीं खेलते तो वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है। कराची आपको पता है कितने बड़ा शहर है पूरे पाकिस्तान का, बड़ी आबादी है इसकी, और अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं होती तो आई थिंक बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती। बट अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, पिछली दफ़ा भी इकबाल भाई आए थे और जब कोच थे तो इनके हम लोग सब कुछ जीत गए। फिर अभी फिर इकबाल भाई आए हैं तो फिर हम जीत गए। तो आई थिंक वंडरफुल कोच, वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, और बहुत से लोगों का हम शुक्र अदा करना, यही शुक्रिया कहना चाहते हैं। यानी हमारे जो जोन के जितने ओहदे प्रेसिडेंट्स हैं सब हैं, ये डिफरेंट ब्रीड है, दे वर ऑल यूनाइटेड, हम सब एक थे। तो उसी का फल पिछली दफ़ा भी हम 7 जोन इकट्ठे बैठे और हमने फैसले किए। इसमें मैं सारे जोन के प्रेसिडेंट से उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा प्लेयर्स का कि उन्होंने
दे डिडंट लेट अस डाउन। असल बात ये थी कि ये पूरी जो इकबाल भाई की टीम थी, इनके अंदर जो लड़के थे वो क्या क्रिकेट खेलें। आई मीन यंगस्टर्स हों या हमारे शान मसूद, सऊद शकील, जो सीनियर्स हमारे जो लीड कर रहे थे, साकिब बच्चा जो अब बस पहली बार समझा आया था और उसने कमाल कर दिया बॉल से, फिर अब्दुल्ला फजल तो ये और जितने लड़के थे बहुत अच्छा खेले और पता था कराची से जितवाना। तो नदीम उमर साहब, जब काम करने की बात है, किसी का ख्याल रखने की बात होती है तो नदीम उमर सबसे आगे होते हैं, लेकिन क्रेडिट लेने की बात होती है तो फिर कहीं नदीम उमर हमें दिखाई देते नहीं हैं। मैच के चौथे दिन ये बात मेक श्योर हो गई थी कि कराची की चैंपियन बन जाएगी और कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के फाइनल में ट्रॉफ़ी जो है सऊद शकील को चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने दी और तमाम रीजन के सरबराह कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मौजूद थे, लेकिन वहाँ पर अगर कोई था नहीं तो सिर्फ आप नहीं थे चैंपियन टीम के सदर। ये भाई इसके लिए एक मिसरा है कि वो बात जो सब पे जाहिर है उस बात का चर्चा क्या माने, बस जो पीछे से काम होता है और जो मेहनत होती है आई थिंक सब जानते हैं उसको। जरूरी नहीं है कि उस दिन आप टीम पे हों और सभी जानते हैं कि किसका क्या पार्ट था उसमें। आई थिंक जिस तरह आजम खान गए और रिप्रेजेंट किया, मुझे यहाँ कुछ काम थे तो इसलिए नहीं जा सका, लेकिन इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी हम यहाँ पे कराची में एक इनके लिए रखेंगे, इनके एजाज में एक अशाइया। बहुत शुक्रिया नदीम उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के सरबराह अदा कर रहे थे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जीतने के हवाले से। आपका बहुत शुक्रिया। इकबाल इमाम साहब, हमारी दावत पर आप स्टूडियो आए, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रो हॉकी लीग 2025-26 में पाकिस्तान हॉकी टीम आलमी मेयार के सख्त तरीन मुकाबलों के लिए तैयार है, जहां ग्रीन शर्ट्स दुनिया की टॉप टीमों के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। इस एलीट इवेंट में वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी, ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड, अर्जेंटीना, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत और स्पेन शामिल हैं। पाकिस्तान टीम लीग में मजमूई तौर पर 16 मैच खेलेगी। इब्तदाई मरहले में ग्रीन शर्ट्स का टाकरा अर्जेंटाइन और ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड्स के साथ है। 10 दिसंबर को पाकिस्तान का मुकाबला नीदरलैंड से सांतियागो हॉकी क्लब में मुनक्किद होगा। 12 दिसंबर को पाकिस्तान अर्जेंटाइन के खिलाफ मैदान में उतरेगा। 13 दिसंबर को ग्रीन शर्ट्स दोबारा नीदरलैंड से नंबरदाज़मा होंगे। 15 दिसंबर को पाकिस्तान एक मरतबा फिर अर्जेंटाइन के खिलाफ अपना दूसरा मैच खेलेगा। इसके बाद दूसरा मरहला ऑस्ट्रेलिया में होगा, जहां पाकिस्तान का सामना वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी और मेज़बान ऑस्ट्रेलिया से होगा। 18 से 15 फरवरी के दौरान कौमी हॉकी टीम दोनों हरीफों से 2-2 मैच खेलेगी। फिर अगले मरहले में जून 2026 में पाकिस्तान टीम का मुकाबला बेल्जियम और स्पेन से 2-2 मैचेस में होगा। जून ही में ग्रीन शर्ट्स रिवायती हरीफ भारत और मजबूत टीम इंग्लैंड से भी टकराएगी। पाकिस्तान हॉकी के मामलों पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान, मैनेजर, ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी साहब। खुश आमदीद कहेंगे आपको। इस्लाउद्दीन सिद्दीकी साहब हाल ही में अमेरिका से पाकिस्तान पहुंचे हैं और हमने उनको पाकिस्तान पहुंचते ही शो में मदऊ कर लिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आप अमेरिका से वापस आ रहे हैं और हमारी टीम जो है वो अमेरिका पहुँच गई है। ये अच्छी बात है, आना जाना लगा रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि खेल जो है ना, चाहे वो अमेरिका में हो या पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान टीमों को जाना चाहिए, खेलना चाहिए और उससे ये होता है कि एक तो मुल्क की ताल्लुकात बेहतर होते हैं, दूसरा ये कि स्पोर्ट्स कोई सा भी हो वो सारी दुनिया में प्रोमोट होता है। इस्लाउद्दीन सिद्दीकी साहब, जो मैंने अभी प्रो हॉकी लीग का शेड्यूल आपके साथ शेयर किया है, आपका बड़ा वसी तजुर्बा है हॉकी के मैदान में, आपने इस खेल को बड़ा वक्त दिया है। एक खिलाड़ी की हैसियत से, ऑफिशियल की हैसियत से, आप पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जानिब से इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में रूल्स कमेटी के भी रुकन रहे, तो किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए ये प्रो लीग 2025-26 को? देखिए, जो प्रोग्राम अभी आपने बताया है, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा सिर्फ ये है कि पाकिस्तान टीम को उन टीमों के ख़िलाफ़ जिनकी पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड चैम्पियंस के ख़िलाफ़ नहीं खेल पा रही थी, इस प्रो लीग के अंदर वो उनसे खेलेगी। गो के 2-2 मैच का है, एक दफ़ा 2 मैच खेलेंगे, उसके बाद फिर कई महीने के बाद फिर 2 मैच खेलेंगे, फिर कई महीने बाद 2 मैच खेलेंगे, इस तरह से सिलसिला चलेगा। तो जहाँ तक खेल का ताल्लुक़ है, इससे पाकिस्तान को यकीनन फ़ायदा होगा, अपने से तगड़ी टीमों से, मजबूत टीमों के ख़िलाफ़ खेलेंगे। लेकिन इसमें जो एक सबसे बड़ी जो मुझे खला नज़र आ रहा है वो ये है कि इसके एंड के अंदर जो है कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी हारेगी और उसका पाकिस्तान को जीतने की सूरत में क्या फ़ायदा होगा।
यानी अगर वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करे, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करे, किसी के लिए क्वालिफाई करे, तो इस पूरे सर्किल का जो ये मैचेस खेल रहे हैं प्रो लीग के, तो वो फ़ायदा होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने इसमें जहाँ तक मेरी मालूमात है ऐसा कोई सिस्टम नहीं रखा है। तो एक तो ये बात सामने आई है, लेकिन जहाँ तक खेल का ताल्लुक है ये बहुत अच्छी बात है कि अपने से, मैं हमेशा एक बात कहता था, अगर आपने अपनी टीम बनानी है तो आप अपनी से मजबूत टीमों के ख़िलाफ़ खेलेंगे ताकि आपकी कमज़ोरियाँ जो हैं वो आपके सामने आए। लेकिन सारी बात ये होती है कि कमज़ोरियाँ सामने आने से कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा उस सूरत में होता है कि जब आपके सामने कमज़ोरियाँ आई हैं और अब उन जो भी ग्रे एरियाज़ हैं हर लड़का इंडिविजुअली उसको दूर करे। अगर आप नहीं करेंगे तो आप वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। आपने ये बात की सलाउद्दीन सिद्दीकी साहब, खामियों की, कमज़ोरियों की। मैं इस बात को मज़ीद आगे बढ़ा देता हूँ। हमने भी पूछा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से कि जी प्रो हॉकी लीग में खेलने का क्या मतलब होगा, क्या हम ओलंपिक के लिए बराह रास्त खेलने के अहल होंगे, वर्ल्ड कप में क्या हमें बराह रास्त एंट्री मिल जाएगी। तो आपको हुआ ये है कि वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड के लिए तो आपको एंट्री मिल गई है क्योंकि आपने बांग्लादेश को बांग्लादेश में 3-0 से हराया है। लेकिन प्रो लीग के बारे में कहा यह जा रहा है कि ये जनाब वर्ल्ड कप या हर 4 साल बाद होने वाले ओलंपिक के लिए आपकी बराह रास्त एंट्री की यकीनी सूरत हाल नहीं होगी। आपकी आलमी दर्जाबंदी बड़ी टीमों के साथ खेलने से बेहतर होगी, आपके खेल का मेयार बेहतर होगा, लेकिन आपको क्वालिफाइंग राउंड के मरहले से गुजरना होगा। हाँ, सबसे बड़ी बात तो यही है ना। देखिए ना, जैसे आपने भी कहा, मैंने भी पहले कहा कि इसका फ़ायदा तो ये ज़रूरी है कि अपने से मजबूत टीमों के ख़िलाफ़ खेलकर आपको अपनी टीम बनाने का मौका मिलेगा। और यकीनन अगर आप वर्ल्ड चैम्पियन को जीतते हैं, नंबर 2 को जीतते हैं, तो आपकी रैंकिंग जो आपके दर्जा बदर्जा है वो आपकी वो ऊपर आ जाएगी। ये फ़ायदा तो ज़रूर है, लेकिन होना ये चाहिए था कि जब इतनी बड़ी प्रो लीग हो रही है तो उसका एंड में रिजल्ट ये होना चाहिए कि जो टीम जीतेगी उसको कम से कम ओलंपिक या वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना चाहिए। मैं खुद भी रूल्स बोर्ड में, जैसे आपने कहा, मैं खुद भी कोई 17 साल वर्ल्ड रूल्स बोर्ड के अंदर रहा हूँ। हम हमेशा एक चीज़ के अंदर ये रखते थे और देखते थे कि जितने भी हम रूल्स बनाएं, एक तो ये कि वो खिलाड़ियों को ज़रा जल्दी समझ में आए, दूसरी बात ये है कि जो देखने वाले हैं उनको भी समझ में आना चाहिए, और तीसरी बात ये है कि जो मीडिया होता है उसको भी इन्वॉल्व करते थे कि ताकि जो टीवी के ऊपर मैचेस आ रहे हैं उनको उसका जो है ना एक्सेस मिले, बहुत ज़्यादा मिले। तो यानी अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन, ये हमारा उसका वो होता था, और लेस डेंजरस, कि कम से कम जो है लोग ज़ख्मी हों उसके अंदर। तो इनको ये रखना चाहिए था, जो भी है। हालांकि तैयब इकराम खुद भी खेलते रहे हैं और इस वक्त FIH के प्रेसिडेंट भी हैं, उनको ये चाहिए था कि वो इसके अंदर ये देखते हैं कि साहब जो टीमें नीचे से ऊपर आ रही हैं, अगर वो बेहतर करके ऊपर आती हैं तो कम से कम उनको ये बेनिफिट तो मिले। आपका तजुर्बा क्या कह रहा है ओलंपियन सलाउद्दीन सिद्दीकी साहब? पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान भी रहे हैं, पाकिस्तान हॉकी टीम के मैनेजर भी रहे हैं, पाकिस्तान हॉकी टीम के हेड कोच भी रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी के साथ भी रहे हैं, हॉकी फेडरेशन की इंतज़ामिया में भी रहे हैं। इस मौजूदा टीम को आप देख रहे हैं, आपको लगता है कि हमारी टीम आइंदा साल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब रहेगी? या इसके लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि वो टीमें जिनसे अभी पाकिस्तान खेला नहीं है वो ऑलरेडी अपनी पीक पर हैं, वर्ल्ड चैम्पियंस है, नंबर 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, वो खेल रही हैं। पाकिस्तान अभी नीचे है और पाकिस्तान को ऊपर आने के लिए बहुत सख्त मेहनत की ज़रूरत है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब आप लोगों के पास अभी पिछले महीनों में मैं देख रहा था काफ़ी बड़ा गैप था, इस दौरान इनको ये चाहिए था कि बग़ैर किसी वजह के ये सामने रख कर के जो कमज़ोरियाँ लड़कों की हैं और जो फिज़िकल फिटनेस के मेयार को बेहतर बनाना है, उसके लिए इनको कैंप लगा देना चाहिए। और कैंप जब कभी भी हो वो बड़े शहरों से दूर हो, ताकि खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले खेलने का और आराम करने का। तो आइडियल पाकिस्तान को उस वक्त टाइम मिला हुआ था, उस दौरान में इन्होंने कोई काम नहीं किया, ये इनको करना चाहिए था। जैसे आपने अर्जेंटीना का जिक्र किया तो मुझे तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं कि 1978 में हम वर्ल्ड कप जीते थे वहाँ, और मैं कप्तान भी था, तो बड़ा अच्छा लगा था। और अभी मेरी दुआ है, मेरी कोशिश है, और मैं यही चाहूँगा कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान की टीम जो हॉलैंड के ख़िलाफ़, अर्जेंटीना के ख़िलाफ़ वो मैचेस खेलेगी, 2 मैचेस खेलेगी, उसमें वो कामयाब होकर आए। गो के मुकाबला बहुत सख्त हो। बहुत शुक्रिया ओलंपियन सलाउद्दीन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान अम्माद शकील भट्ट की क़यादत में शिरकत कर रही है, और पहले मरहले में अर्जेंटीना में पाकिस्तान का मुकाबला स्पेन और अर्जेंटीना से है। और यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते हैं। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अपने आज के मेहमान ओलंपियन सलाउद्दीन सिद्दीकी की हमरा इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।